फिर किस तरीके से रेगुलर रिवीजन करनी है, वगैरह-वगैरह सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। शायद वीडियो व्यूज़ नहीं आते, शायद ये चीज़ें एल्गोरिदम के साथ यूट्यूब्स के नहीं मिलते। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे क्वालिटीज़ नहीं होती, यहाँ पे बातें नहीं होती सही ढंग से। आप थोड़ा जाके देख लिया करना, आपको कुछ अलग मिलेगा, आपकी टाइम तो बर्बाद तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन करते हुए जाओगे। कुछ ना कुछ आपको पता होगा, लेकिन उसको एक बार रिकॉल भी कम से कम कर लिए होंगे। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। बहुतों ने कहे होंगे, बहुतों ने सुना भी होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे किस तरीके से उसको बनाए रखें, बहुत बड़ा सवाल है भाई। प्रॉब्लम है, सोचना होगा, प्रॉब्लम है, सोचना होगा। सोचो ना, प्रॉब्लम है। अबे प्रॉब्लम क्या है? तुम पहले ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये वीडियो सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए भी नहीं है, ये वो एस्पिरेंट्स भी नहीं हो, लेकिन लाइफ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि इसे थोड़ा बहुत देख लिया करो, यहाँ से कुछ मिले या ना मिले, लूज़ नहीं करोगे, कुछ चीज़ें आपको बैक माइंड पे पता होगा, उसको याद कर लोगे, वहीं से, जो भी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। क्विकली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस यहाँ पे होगा और इस सेशन के बाद दावे के साथ कह सकता हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से आपको और कोई मटेरियल की खास ज़रूरत नहीं होगा। एक बार जो भी जानते हो, जान लोगे, जो नहीं जानते हो, आज जान लो। ठीक है? देखो, पहले तो बोलूँगा कि एस्पिरेंट्स के लिए, क्या है? प्रॉब्लम क्या है? वो पता है तुम्हें? प्रॉब्लम है, हम जो चीज़ें चाहते, वो हमारे सामने नहीं आ रहा। हमारे पाथ पे आपके हमारे एक्सपेक्टेशंस या पे जो चीज़ें होना चाहिए थी, वो नहीं हो रहा है, तो उनको हम प्रॉब्लम मान लेते हैं। तुम एक काम करो, वो चीज़ को वो सिचुएशन ही तो है ना, वो एक फैक्ट तो है ना, वो एक फिनोमेना है ना, उनको एक सिचुएशन के तौर पे ट्रीट करो। ये जो प्रॉब्लम शब्द हमारे सामने आते हैं ना, उनसे हमारे दिल में चोट लगते, एक डर डर रहते कि हमें यहाँ पे कुछ लूज़ करने की डर है और ये डर आपकी माइंड को खाते रहते हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम शब्द इस्तेमाल करना ही बंद करो और उसका सॉल्यूशन नहीं, उनका राय ढूँढो। कोई भी सिचुएशन आपके सामने खड़े हैं, जो सिचुएशन होना नहीं चाहिए थी, अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे आ चुके हैं, अचानक, सडनली। तो उसके हिसाब से अपने को पूछो कि इसके हिसाब से मेरा क्या राय है? मैं इस ये जो सिचुएशन है, इसको किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, किस तरीके से इसके आंसर दे सकता हूँ। इसके अपोज़िट में आंसर दे सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग। बस ये पूछो। देखो 50 से ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, वो गायब, बाकी बचे रहेंगे 50। उसके लिए सेशन देख लो थोड़ा। जो बाहर से आए हुए हो, पहले विज़िट कर रहे हो, थोड़ा चख लो इसमें। यदि कुछ अलग अंदाज़ से ये बातें करने की प्रार्थना रहते हैं हमारी, तो देखते किस तरह कामयाब हो सकते हैं यहाँ पे। आपके आशा के सामने उतर सकते हैं क्या नहीं। देखिए, तो बात ये है, कंसिस्टेंसी कैसे आए? एक ही मार्ग है। कीप स्टडीइंग, कीप डूइंग योर प्रोफेशन वेल। अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हुए चाहो, चाहे कुछ भी काम करते हो, कीप डूइंग इट। बस सुबह उठते हमको बहुत सारे स्ट्रेटजीज पता है, बहुत सारे काम, बहुत सारे चेकलिस्ट हम बना लिए होंगे। सुबह उठते, उठने के साथ ही साथ सराउंडिंग से कानों में आते हुए बहुत सारे शब्द, मन को लगी चोट, दिमाग कहीं घूम गई। बस हो गया हमारे काम। उस दिन का काम तो बच गई मेरा। ऐसे कैसे चलेगा? हो सकती है फैमिली इश्यूज हो गई, हो सकता है अपने का कोई उन कोई इश्यूज अपने सामने खड़ा हो गया। बस, तो पहले इसको सॉल्व करें, फिर पढ़ाई करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। ये सिचुएशन हमसे हैंडल नहीं हो पाएगा। कैसी बात बोल रहे हो तुम लोग? समझ ना आते। उस टाइम करना क्या है? वही चीज़ है, काउंटर क्वेश्चन करो। यदि ये कोई इश्यू है, असल में कोई इश्यू है क्या? यदि है, तो क्या है? यदि क्या है, आपका आंसर मिल गया, उस टाइम पे उसका राय ढूँढो। क्या है अपना राय? यदि दे पाता हो, सही बात है, नहीं तो नोट रख दो, मोबाइल पे टाइप करके रख दो या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके रख दो, ये घटित हुई है, इसके बारे में मुझे बाद में राय ढूँढना है। गेट बैक टू योर ओन स्टडी और जो भी तुम काम कर रहे हो, उसमें बैक करो, वो करते हुए चलो। ब्रेक में वो चीज़ देख लेंगे, बाद में वो चीज़ देख लेंगे, चाहे तो फ्रेंड्स, टीचर, गार्जियन से डिस्कस कर लेंगे। बस बात खत्म, बात खत्म। अपना काम तो सही हुआ। साइड की जो भी फैक्टर आपको ज़्यादा इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो फैक्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है? तो सही है। तो इसी तरीके से अपना काम तो सही रहा ना, बस बन गई। अब लोग बोलते हैं मुझे 100% देना है। पहली बात तो ये है, मुझे 100% ट्राई करनी है देने की। सेकेंडली हमें वो चीज़ करनी है जो कि मुझे लगता है कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये चीज़ नहीं करना है। ये सभी ना बोलते हैं, क्यों नहीं करना है? उसकी रीज़न आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखो, मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और चीज़, एक चीज़ बता देता हूँ, नेचर है हमारी यूनिवर्स की, जो ज़्यादातर हम चाहते हैं वो नहीं होता। ये नेचर है, मान लो ये चीज़, ठीक है? तो चाहने के अंदाज़ और एंगल से ही और उसको थोड़ा बदल लो। किस तरीके से बदलना है? मिलेगा आंसर, ठीक है? देखते रहो। और ये जो पढ़ने वाला चीज़ें हैं, काम करने वाली चीज़ें हैं, एक बार आप स्टार्ट कर दो, बहुत सारे चीज़ लोग ये जो भी ये सारे वीडियोज़ को देखते हैं, आज भी ये कंटेंट को आप देख रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तो उनके ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। 2 दिन चले, रुक गए, 3 दिन चले, रुक गए। बात ही वो है, हम सिचुएशंस को प्रॉब्लम मान लेते हैं, ठीक है? वैसा बिल्कुल नहीं करनी है और एक बार चलना स्टार्ट कर दिया ना, उसको मेंटेन करना और भी ईज़ी है। आप बुद्धू हो इसीलिए तुम रुक रहे हो। देखो एक चीज़, यदि आपको फिज़िक्स आते है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहती है। जब चलना स्टार्ट कर देते हैं, एक इंजन ऑलरेडी चल रहा है, उसको आप क्यों रोका? रोकना नहीं चाहिए थी ना। फिर यहाँ से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होगी, है ना? तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास रहेगा, तो उसे कीप गोइंग करने में उतना तकलीफ नहीं होगा, ठीक है? ये एक बात। उसके बाद बात ये है, सबसे बड़ी बात कि अपने को कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। क्या?
अपनी रूटीन को, अपनी स्टडीज़ को पहले तो इम्प्लीमेंट करना है। रूटीन कुछ भी नहीं है, आपको रूटीन के अंदर में रहोगे तो डिसिप्लिन रहोगे। आर्मी बंदे को देखा होगा, अलग-अलग थॉट आपके दिमाग में आने की संभावनाएँ नहीं रहेंगी। एंगेज होना पड़ेगा अपने को, एंगेजमेंट इज़ द मेन की। टाइम के लिए पंक्चुअल हो जाओ, सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक आप टाइम के लिए पंक्चुअल नहीं होंगे, अपने को एंगेज नहीं रहेंगे और फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करोगे, उसको स्टेबल रखना बहुत कठिन होगा, ठीक है? और बात अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना पर्सनैलिटी और अपना जो गोल है उसको सेट करो। अपना एक एटीट्यूड लाओ, अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करो। बातें होते रहेंगे सराउंडिंग्स में, इधर-उधर की प्रॉब्लम्स मतलब सिचुएशंस बदलते हुए रहेंगे, लेकिन अपना एटीट्यूड जब सही रहेगा, अपना पर्सनैलिटी जब सही रहेगा, स्ट्रेंथ रहेंगी, तो उसमें आप बिखरते हुए नहीं दिखोगे। आप बिल्कुल फ़ोकस के साथ, टाइम बाउंड होके, टाइम पे पंक्चुअल होकर के अपना काम में मज़ा ढूँढने की कोशिश ज़रूर करोगे। तो ये सारी बातें हैं, जो आपको ख़्याल रखनी पड़ेगी पहली, ठीक है? और इसीलिए सीरियसनेस इज़ द मेन की। इसीलिए ये टाइम पंक्चुअलिटी, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और जो चीज़ें हैं आपको कीप गोइंग की, इम्प्लीमेंटेशंस, डिसिप्लिन, रूटीन मेंटेन, इसके लिए सीरियसनेस इज़ द मेन की, ठीक है? उसे कैसे बिल्ड करना है, क्यों बिल्ड करना है, अब आते हैं उस पॉइंट पे। देखो एंगेजमेंट पहली चीज़ हो गया, अपने को एंगेज्ड रहना है। सेकेंडली अपना कुछ पैशनेट होना चाहिए, जो स्टडी आप कर रहे हो, ये खासकर नीट के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसीलिए जो भी आप प्रोफेशंस यहाँ पे परस्यू करने चाहोगे आफ्टर क्रैकिंग दैट एग्ज़ाम, तो उसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा स्टडी के लिए या फिर जो भी काम कर रहे हो, उसके लिए आपको आपकी स्किल के ऊपर पैशनेट होना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर ओन एंड फॉर द सोसाइटी। इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करें, ठीक है? और आप तो एक मशीन नहीं हो कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, मतलब बहुत सारा थकान आ रही है। पहली चीज़ ये बोलो कि ये थकान क्या मेरे काम को सही रखने की वजह से आ रही है या फिर मेरे दिमाग पे ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर ओवर प्रेशर ले रहा हूँ उसकी वजह से आ रही है। काम क्या सही आप हो पा रहा है और वो काम की वजह से यदि ये थकान है, ये टायर्डनेस है, यदि रिलेवेंट है टायर्डनेस, तब उस टायर्डनेस को वैल्यू दो, इंपॉर्टेंस दो और उसको आप जाके रिलैक्स करके आओ। रिलैक्स करना मतलब डिजिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं, अपनी लाइफ आप जो पढ़ रहे हो वो डिजिटली कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो वो भी डिजिटल बेस्ड हो रहा है। तो आपको मूवीज़ नहीं देखना है, आपको मीम्स नहीं देखना है, आपको क्या करनी है? आपको जाके फैमिली के साथ बात करनी है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करनी है, आप बाहर चले जाओ प्रकृति के साथ। बात ये है कि प्रकृति के साथ अपना जो रिलैक्सेशंस है, उनको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बिता पाओगे। करके देख लो ना, देख लो यहाँ पे रिज़ल्ट आपको खुद से खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए मशीन तो नहीं हो ना, तो इसलिए अपने टायर्डनेस को वैल्यूएबल है क्या, वो जाँच करने के बाद उसको अपनी तरीके से रिलैक्स करके फिर लौटना है, फिर लौटना है। लौटना है वैसे कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की। अपनी मम्मी-पापा को देख लो, अपनी गार्डियंस को देख लो, अपने आस-पड़ोस के लोग को देख लो, उनकी पेरेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। अपने आप में वो मोटिवेटेड होते रहोगे। कोई वीडियोज़, कोई कंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी। हम हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, हम डिजिटलाइज़ेशंस की दुनिया पे घुस ऐसे गए हैं कि वहीं से हम हमारी जो नेचर है, उनसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती हुई चली जा रही है। ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा ना नेचर से, उतना अपनी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। सच बता रहा हूँ। तो इसीलिए जितना हो सके इन सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करो। जब रिलैक्स कर रहे हो तब ऐसे करना, ठीक है? आगे चलते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से आपको एंगेज्ड रहना है। तो हम चीज़ों को रेट्रोग्रेसिवली डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? इस 3 पॉइंट को। पहली चीज़ आपको बताएँगे कि जो भी प्रोफ़ेशन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें सबसे पहले आपको पैशनेट होना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, पैशनेट होना पड़ेगा। पहला रीज़न, 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। कोई काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी, तो उसमें आपको हो सकता है, मुझे ये चीज़ आता नहीं है, ठीक है? नो, पहले ये बताएँ कि ये चीज़ मुझे आता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ और सेकंडली मैं ये चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा है। ये एक कैटेगरी के लोग हो सकते हैं कि मुझे ये चीज़ आते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ या फिर इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। सेकंड कैटेगरी, मुझे ये चीज़ सही ढंग से नहीं आती, मैं कोशिश करता हूँ। मैं ये चीज़ हार्ट कोर दिल में चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे परस्यू करना भी चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे आ नहीं रहा है। लेकिन मैं कोशिश करने की तैयार हूँ हर हालत में। मुझे आते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, इसमें मुझे मज़ा आ रहा है। ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। यदि पहला कैटेगरी है कि मुझे ये चीज़ आती है लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ या फिर मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो ये ड्यूटी जो है, जो ड्यूटी उस लोगों को सौंपी दी जाएगी, तो वो ड्यूटी खतरे में है। यदि ये गलत बंदे के हाथ में पड़ गई, जिनको आते हैं लेकिन करना नहीं चाहते या फिर उसमें मज़ा नहीं ढूँढ पा रहा। और सेकंड कैटेगरी, जो चाहते हर हालत में करने, लेकिन उसको आ नहीं रहा है, लेकिन कर सकते हैं वो। ज़रूर चाहते हैं और उनके लिए वो कोई भी हद तक जा सकते हैं और उसे अपने तहे दिल से मान चुके हैं। तो वो ड्यूटी उन कैटेगरी की जो लोग हैं, उनके हाथ में सुपर सेल्फ मानी जाएगी। पहली चीज़ तो ये। सेकंड पॉइंट, आप, यू आर दैट गाय जो बहुत सारे बंदे 22 लाख, 30 लाख 14 लाख, 15 लाख जो भी बंदे हैं उसके अंदर से आप सिलेक्टेड होंगे, आप इलेक्टेड होंगे। तुम कह सकते हो आप ये एक इलेक्शन की तरह ही है, ठीक है? जो क्वेश्चन है वो एक-एक इंडिविजुअल है, वो आपको इलेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको करके आप क्यों दूसरों से अलग होके वहाँ पे जाओगे? जाके क्या करोगे वहाँ पे? यदि आप नीट के एस्पिरेंट्स हो, जेईई के एस्पिरेंट्स हो, मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड पे जाके करोगे क्या? ये बताओ। तो वो सारे बंदे से आप बेहतर हो इसीलिए तो आप सिलेक्टेड हुए हो।
आपको सिलेक्शन मिली है क्योंकि बाकी सारे एस्पायरेंट से आप बेहतर हो। तो ये आप प्रूव कर चुके हो। तो अब आने वाले जो प्रोफेशंस हैं, आने वाले जो ड्यूटीज़ हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको निभानी पड़ेगी। जो चीज़ आपको प्यारी नहीं लगती, जो चीज़ में मज़ा नहीं आते, वो चीज़ आप किस तरीके से लाइफ़ में खुश खुश करोगे? खुश रहते हुए करना बहुत कठिन है। जो चीज़ हमें मज़ा, इंटरेस्ट और जो चीज़ में हमें प्यार जग जाए ना एक बार, प्यार तो बहुत दूर की बात है, प्यार तो बहुत अलग चीज़ है, ओके? लेकिन कम से कम मुझे पैशन होना तो चाहिए। वो चीज़ में पैशन जब होगी ना, मज़ा आएगा। लाइफ़ में बोलोगे वैसा कुछ किया ना, मज़ा आ गया। लाइफ़ ऐसा था, मज़ा आ गया यार। तो ये बात तभी आएगा जब आप चीज़ों में पैशनेट होंगे। तो इसीलिए पैशन को परस्यू करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा शायद आपकी उम्र की रेहत पे ये चीज़ थोड़ी बहुत आप स्लाइटली यंगर टू हैव दैट थॉट बट जानना बेहद ज़रूरी है। मुझे खौफ़ है कि आजकल की सोसाइटी इनको क्यों डिस्कस कम करना चाहते हैं या फिर इतने जो बोलते हैं ना मगजमारी की चीज़ है, जो थॉट प्रोसेस है, इनको क्यों डिस्कस नहीं करना चाहते, बहुत कम डिस्कस करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमारे सामने आके ये सारी चीज़ें नहीं बताते, टीचर्स नहीं बताते। पता नहीं क्यों ये सबसे बड़ी कमियाँ हैं हमारे समाज में। तो सबसे बेहतरीन चीज़ आपको जो बताते हैं, जे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट्स योर रिस्पॉन्सिबल। आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे। यदि आप नीट एस्पिरेंट्स हो, आप आगने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के बाद यू विल बी अ डॉक्टर। आप डॉक्टर होंगे। आपका रिस्पॉन्सिबल है एक लाइफ़ को सेव करने की, एक लाइफ़ को ट्रीट करने की, उसको सही मायने पे रखने की। नेचर ने उस लाइफ़ को गिफ्ट किए है और गिफ्ट के अंदर में कुछ-कुछ मिस्टेक्स हो चुकी है। उस मिस्टेक्स को आपके हाथ में है उसे सुधारना। उस जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको बढ़िया ज़िंदगी देना, वो नेचर की बात अपनी हाथ में है, आपके हाथ में है। तो ये सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता नहीं है क्या? तो ये जो फैसिलिटीज़ आप देखते हो बहुत सारे वीडियोज़ मेडिकल कॉलेज की लाइफ कैसा है, मेडिकोज़ की लाइफ़स्टाइल कैसा है, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स की फैसिलिटीज़ कितना प्रोवाइड किया जाते हैं। आप सिलेक्टेड भी नहीं हो पा रहे हो उसकी वजह से, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो। देखो, सिर्फ़ बात सुन लो आज, ये सारे फैसिलिटीज़ जो दिया जाते हैं, उनके एक ही मकसद है, अपना जो काम है, सही तरीके से करके अपनी पढ़ाई को टाइम के साथ कर पाओ और वो पढ़ाई के साथ-साथ अपने को बेहतर बनाते हुए चल पाओ, उतना काबिल बनाओ कि आपका जो प्रोफ़ेशन है, उसको सही ढंग से आप सर्व कर पाते हो सोसाइटी को। इसीलिए वो सारे फैसिलिटीज़ दिया जाते हैं। तो आज से ये जानने के बाद तुम जब वो सारे वीडियोज़ को देखोगे, वो मोटिवेशन होगी तब जब ये जो नींव है, ये जो बेस है, आज तुम जान गए हो। अब इसे काम पे लगाते हुए वो सारे वीडियोज़ को देखो, काम में आएगा आपके। और कोई चीज़ नहीं है। ये फैसिलिटीज़ उसी कारण से दिया जाते हैं ताकि अपने को उतना कैपेबल बना पाओ, उस कैपेबिलिटी के तौर पे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जितना सुविधा है आपको दे पाए, अपने आप से इतना काबिल बनो कि आपका जो प्रोफ़ेशन हो उसको ढंग से कर पाओ, अपना जो कैपेबिलिटी है उसको सर्व कर पाओ सोसाइटी के सामने, सही मायने पे और सही ढंग से। ठीक है? तो आज से ये दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें व्यू ऑफ एंगल से देखना है आपको। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एटीट्यूड को सही रखना है। कैसे होगा? जब आप पंक्चुअल रहोगे टाइम पे, जब आप फ़ोकस्ड रहोगे, अपनी पैशन जगेगा, अपना जो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो ड्यूटी हो, उसको आप समझ पाओगे। अपने पापा को देखो ना, अपनी मम्मी को देखो, है ना? बहुत अमीर की लड़का हो, लड़की हो, तो अपने घर में काम करने वाली जो आंटी है या फिर अंकल आते हैं, उनको देखो वो कितने पैशन के साथ वो काम करते हैं। चाहे वो चाहत है, वो तो चाहत के लिए चाहे वो काम आपको उन्हें पैशनेट ना भी हो, लेकिन वो चाहत के लिए कर रहा है, जीने के लिए कर रहा है। अपने घर में जो लोग हैं, वो सही रहे, इसीलिए वो कर रहा है। तो कोई काम चाहत के लिए कर रहा है। इतना यदि पैशनेट चाहत के लिए लग रहे हो और वो काम यदि आपको प्यारी लगे, वो काम यदि आपको पैशनेट लगे, पैशन हो आपकी, तो वो काम आपको कितना सुकून देगा। वो काम आप कितने अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट रह पाओगे उस काम में। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जो काम करने जा रहे हो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उसको पैशन बनाना, उस पर प्यार जताने की कोशिश करो। इसीलिए अच्छी वीडियो लेक्चर, अच्छी नोट, खुद से नोट बनाना और अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को रगड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि आपको किस तरीके से कंसिस्टेंट रह पाओगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन नीट। ठीक है? एक चीज़ आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि अपनी एफिशिएंसी के साथ बहुत खिलवाड़ नहीं करनी है। वैसा आपको रूटीन रखनी है जो भी नीट देने जा रहे हो या फिर जेईई देने जा रहे हो। मेरे आगे की कुछ वीडियो है जो फुटप्रिंट टू द नीट या फिर इन गेम ऑफ नीट, वो वीडियोज़ थोड़ा जाके देख लो। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता हो चुका होंगे। ठीक है? और अपने काम पे एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ी-सी पार्ट जो नीट के लिए बंदे ये देख रहे हैं, उनके लिए कुछ एक डेडिकेटेड पार्ट में एग्ज़ैक्टली किस तरीके से एंगेज रहना है, वो टेम्परामेंट किस तरीके से बजाय रखनी है, वो आपको बताएँगे। और इसी तरीके से प्रैक्टिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी पैशन को किस तरीके से मेंटेन करोगे, अपनी एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी फोकस को किस तरीके से बनाए रखोगे, वो थोड़ी-सी डेडिकेटेड टू द नीट एस्पिरेंट्स आने आने वाले, ठीक है? तो अभी हम डिटेल्स में ये बात कर रहे होंगे कि आपको किस तरीके से एंगेज रहना है। जो नीट के एस्पिरेंट्स हो, उनके लिए खासकर बात करेंगे। अपनी प्रोफेशन के साथ आप इसे टैली कर सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो बात ये है कि नीट को क्लियर करने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाओ, कोई किसी तरीके से पढ़ लो, ऐसे आज खड़े होकर के काम नहीं बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को 720 आउट ऑफ 720 बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे होंगे, तो इसीलिए 5.5 जो टेम्पलेट है, उनको अच्छे तरीके से आपको हमेशा बोलता हूँ फॉलो करने के लिए। पहला सबसे इंटरेस्टिंग है कि अपनी स्टडीज़ को बनानी है। किस तरीके से होगा? अच्छे ट्यूटर को ढूँढना है, अपनी तरीके से सबसे बेहतर ट्यूटर को ढूँढना है। ऑनलाइन कोचिंग में हो या फिर ऑफलाइन पे हो, अपनी हिसाब से सबसे बेहतर ट्यूटर को ढूँढो सब्जेक्ट वाइज़। उसको फॉलो करते हुए रहो एक ही।
एक ट्यूटर को, ठीक है? उसको कंप्लीट करना है, फिर बायो के लिए एनसीईआरटी तो रगड़ के पढ़ना है, हर एक लाइन को अच्छे से समझना है। क्यों समझना है, आप तो समझ चुके होंगे, है ना? कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली। फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए लगभग ये पढ़ना होगा, फिज़िकल केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स के लिए ये एक एनसीईआरटी हो जाएगी आपकी तरह, एक डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, उसको अच्छी तरीके से कर लिया करना, ठीक है? और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बायो के लिए तो एनसीईआरटी आपको रगड़ना पड़ेगा हर एक दिन। और यदि आप मटेरियल फॉलो करते हो, उसके बाद भी एनसीईआरटी आके आपको देखना है हर एक चैप्टर में, आफ्टर कंप्लीशन योर नोट्स या फिर आपका जो बुक्स है उसको कंप्लीट करने के बाद मटेरियल को एनसीईआरटी को एक बार देख लिया करना। एंड थर्ड पॉइंट होती है कि रिलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ पीवाईक्यू करने से आज काम नहीं बनने वाला। नया-नया क्वेश्चन्स आएँगे, नया-नया तरीके से फ्रेम होने वाले, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आपको एक रिलेवेंट टेस्ट सीरीज़, रिलेवेंट एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है? और थर्ड तो ये बात होगी। एंड फोर्थ पॉइंट पे आएँगे कि आपको रेगुलर रिवीजन करना है। कब-कब रेगुलर रिवीजन करना है, कैसे-कैसे करना है, उसके सारे के सारे वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे तो आपको मिल ही जाएँगे। आई बटन पे देने की मैं कोशिश करूँगा। जो-जो वीडियो आई बटन में आ रहे होंगे, उसको ज़रूर जाके चेकआउट करना। आपकी सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ हो जाएँगी क्लियर। ठीक है? थोड़ा टाइम दोगे यहाँ पे मेरे मेरे साथ, आप बैठ के आधा घंटे भी दे दोगे ना, उस सारे वीडियोज़ को देख लोगे ना, 20 मिनट, आधा घंटे, आपको आगे की सारी राहें लगभग क्लियर हो जाएगी। ये कंप्लीट चैनल है, आपको वादे के साथ वादा मैं निभाने की कोशिश करता हूँ हर वक़्त, ठीक है? एंड फिफ्थ पॉइंट आते हैं कि रिलेवेंट मॉक देना। वीकनेस पता चलेगी तब, जब आपका वीडियो लेक्चर अच्छे से हो गए, नोट अच्छे से ले लिए हो, और शॉर्ट नोट्स मतलब ऑर्गेनाइज़ तरीके से अपना खुद का नोट बना लिए हो, एनसीईआरटी को रगड़ लिए हो, देन आपने रेगुलर रिविज़न कर रहे हो, रिलेवेंट मॉक को दे रहे हो, मतलब रिलेवेंट एमसीक्यूज़ को दे रहे हो, स्टेटमेंट बेस्ड, एसेशन रीजन्स, नया-नया तरीके की, ठीक है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स है, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन लिंक आपको मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में। वो मेरे हिसाब से मैं हर टाइम आपको बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन के लिए नहीं। मेरे मेरे को वो चीज़ अच्छा लगता है, मैंने देखा है, इसलिए आपको ये रिलेवेंट एमसीक्यू और रिलेवेंट मॉक के लिए मैं प्रेफ़र करूँगा। ये 5 पॉइंट फिल करते हुए रहो, अपनी स्टडी में फ़ोकस रहना, तो उसी तरीके से काउंटर क्वेश्चन करना कि क्या कोई कमियाँ हैं? क्या कोई सिचुएशंस क्या सच में मेरे को अपोज़ कर रहा है? यदि है, तो किस तरीके से उसे हैंडल करना है, मैंने बोल दिया। उसकी राय आपको किस तरीके से करना है, बोल दिया, और ये 5 पॉइंट्स को टैली करते हुए आगे बढ़ो। अब आते हैं कि मैंने कुछ आगे की 2-3 वीडियो में ऐसे बोला है कि आपको टेस्ट नहीं देना है। टेस्ट नहीं देना है मतलब आपको बर्डनिंग सिचुएशन में टेस्ट नहीं देना है। जब बर्डन हो जाए टेस्ट, तब वो टेस्ट कोई काम की नहीं है। टेस्ट को देना तो हर चीज़ पड़ेगा, क्योंकि आपको टेस्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट होना पड़ेगा। कौन-सा सब्जेक्ट में कौन-सी दिन में किस तरीके से आपने ब्रेन ब्रेन को तो ट्रीट करनी होगी ना। तो कम से कम आप 100 मिनट्स की या 200 मिनट्स की टेस्ट देते रहना। आपका जो रेगुलर रिविज़न और फ्री स्टडी, ये दोनों हो चुके होंगे, उसके ऊपर अपनी तरीके से टेस्ट को सिलेक्ट करने की काबिलियत रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करनी होगी, न्यूमेरस नंबर ऑफ टेस्ट जो प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है, चाहे अनअकैडमी हो, नीट प्रेप हो, पीडब्ल्यू हो, उनके अंदर में आप सब्सक्रिप्शन लेके रखो। कम से कम 2 प्लेटफ़ॉर्म को, बड़े प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आपको न्यूमेरस नंबर ऑफ टेस्ट को आप चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? अपने हिसाब से चूज़ करना, 2 वीक में 1 टेस्ट देना, पार्ट टेस्ट देना। अभी मॉक टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्ट टेस्ट देते रहना। मार्च में वो जो मॉक है, बड़ा वाला, वो आप स्टार्ट करना, लेकिन अभी आप 100 मिनट की टेस्ट दो, तब भी चलेंगे। टेस्ट में ऐसा देना पड़ेगा, जो आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होंगे और अपना रिवाइज़ अच्छे से किया हुआ होगा, ठीक है? उस दिन पे ही आपको टेस्ट देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ही सिलेबस होगा, उसके ऊपर टेस्ट देना है, ऐसा टारगेट यदि ना रख पाते हो, नहीं रखना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, आपने को जाँच करनी है। अपना टेम्परामेंट को बजाय रखनी है, अपने को जाँच करनी है, और थर्ड, एग्ज़ाम हॉल के टेम्परामेंट को फ़ील करनी है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को आपकी ब्रेन में सेट अप करनी है, ठीक है? ये तीनों केसेस की ये 3 रीज़न होती है जिसकी वजह से हमें टेस्ट देना पड़ता है, तो इसीलिए इस तरीके से आप टेस्ट देते रहना, ठीक है? टेस्ट को कभी बर्डन नहीं बनानी है अपनी, ठीक है? अब बात आती है कि बिग टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है, क्या है? आपको एग्ज़ाम को फोड़ना। क्यों है? उसके कारण आपको पता है, ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने आगे बोल चुका हूँ। तो वो कारण के तहत आपको छोटे-छोटे अचीवमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए रहो। हर एक दिन में अचीवमेंट फुलफ़िल करते हुए रहो। हर एक नाइट आपको क्या करना है? आपको हर एक नाइट ये देखना है कि आज के दिन क्या-क्या कर लिए हैं, आपको डायरी के अंदर में जो-जो गेन है इस दिन क्या किया? क्या मैं सैटिस्फाइड हूँ? मैं अपने से अपना 100% दिया है क्या नहीं? यदि नहीं, तो अगले दिन के लिए वो चैलेंज बन जाएगी, और जो अगले सुबह आप उठोगे, तो उस नोट को देखना कि क्या-क्या मैंने अगले दिन किया है। यदि सही किया, वो आपके लिए मोटिवेशन बनेगा, और यदि नहीं किया, वो आपके लिए चैलेंज बनेगी। तो उस दिन जब भी आपको वो सारे प्रॉब्लम्स, मतलब वो सारे जो सिचुएशन जो आपको बर्डन फील कर रहा है, उनको जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से आप साइड में रख के, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको स्टडी जिस तरीके से करने के बोला, उस तरीके से आप यदि करते हो, फिर आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से कंसिस्टेंट रहकर आप कर पाओगे। ज़रूर, ज़रूर कर पाओगे। सुबह उठ के एक बार देख लेना, पिछले दिन में क्या-क्या किया, वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगी, वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगी। तो और सारे थॉट्स यदि ऐसे आप अपनी माइंड को बिज़ी रखते हो, फिर बाकी सारी चीज़ आपके सामने आएगी ही नहीं। आपको इच्छा भी नहीं होगा कि मैं कुछ रिलैक्स कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ।
ठीक है? अपना पर्सनैलिटी इसी तरीके से अपना एटीट्यूड बिल्ड होगा, ठीक है? ये इस तरीके से आप फ़ोकस रह पाओगे। एंड फोर्थ, रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करनी है, R1, R2, R3, R4 इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे टर्म बोला, रेगुलर रिवीजन की वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ पे जाकर प्लीज़ देख लो। तो एक बार ब्रीफली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँगा, ठीक है? मेरे बोर्ड पे भी अभी लिखा हुआ है ये वाले आपके लिए मैं लिख के रखा हूँ। ये चीज़ मैं हरगिज़ फ़ॉलो करने की अपने से भी कोशिश करता हूँ और आपको भी ये रिकमेंड हरगिज़ करता हूँ, हर बार करता हूँ कि रेगुलर रिवीजन आपको करते रहना चाहिए। जो आपने फ्री स्टडी कर रखे हो, उसके 2 दिन बाद आपको R1 करनी है। फिर आपको 10th डे में आपको उसका जो है R2 रिवीजन करनी है, सेकंड रिवीजन। थर्ड रिवीजन 1 महीने या फिर 29th डे पे जाके करनी है। इसी तरीके से जब आप एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, एक डायरी के अंदर में आपको वो सारे चीज़ लिखना होगा कि डायरी में इस डेट के अंदर में मैंने इस दिन में पढ़ी है, फ्रेश स्टडी लिख लिया। देन 1-2 पन्ने पलट के उस डेट के अंदर में आपको लिखना है कि आज यदि मान लो कि 30th ऑफ दिसंबर है, तो मैंने 1 जनवरी उसको रिवाइज़ करूँगा या फिर 2 जनवरी। फिर उसके बाद 10th या 11th जनवरी मैंने सेकंड रिवीजन करूँगा। उसके बाद जनवरी की लास्ट में या फिर फ़ेब में 10th फ़ेब या फिर 5th फ़ेब इस तरीके से फ्रेश रिवीजन की 1 महीने बाद, मतलब वो आते हैं कि 3rd या 4th फ़ेब, ठीक है? उसमें जाके आपको थर्ड रिवीजन करनी है, इसी तरह की फोर्थ रिवीजन। तो आपको आई बटन पे या फिर मेरे चैनल पे वो उसका जो रेगुलर रिवीजन मिल जाएँगे और रिवीजन ही होते हैं सबसे बड़ी मोटिवेशन। आप जो चीज़ सही तरीके से पढ़ रहे होंगे, उसको आप जब इसी तरीके से रिटेन करोगे, दिन में 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, 12-12 घंटे कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, घंटा होगा। उस 14 घंटे के अंदर में, 12 घंटे के अंदर में 2 घंटे ऐसे रखना है, हर रोज़ 2 सब्जेक्ट कर रहे हो और हर रोज़ 2 सब्जेक्ट के अंदर में आपको 1-1 घंटे दे रहे हो रिवीजन के लिए, रेगुलर रिवीजन। 1 घंटे के अंदर में हर एक चैप्टर में हो सकता है कि आपको 6-6 रिवीजन चैप्टर कर रहे होंगे। किसी का 5th रिवीजन हो रहे होंगे, किसी का 3rd रिवीजन, किसी का 1st रिवीजन, किसी का 2nd रिवीजन, 1 घंटा, उसके अंदर में आप सारे कुछ कर पाओगे। एक बार सोच लो, जो चीज़ आप रिटेन करोगे वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होने वाला है। किसी के तो आप समझ रहे होंगे, मतलब ये कर सकोगे ना, तो आस-पास की कोई भी गुंजाइश आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी और दूसरे की मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं उठी, ठीक है? ये चीज़ हरगिज़ याद रखनी है आपको। और जब भी दिन में आपको डीप डाउन फील हो, तब आपसे ये काउंटर क्वेश्चन करना कि मेरा ये जो फील हो रहा है टायर्डनेस है क्या? यदि ये टायर्डनेस मेरे काम की वजह से आ रही है तो रिलेवेंट है। जाओ अपनी फैमिली के साथ, नेचर के साथ टाइम बिता के अपनी तरीके से जो भी अपनी पैशन है, खेलना कूदना या फिर सिंगिंग डांसिंग जो भी है उसको परस्यू करके फिर लौट के आओ। फिर जब देखोगे हाँ माइंड मेरा रिलैक्स हो चुके हैं, अब मेरे को लौटना है मतलब अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना जो पैशन है उसको याद रखना। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं ये प्रिपरेशन ले रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्सिबल होने वाला हूँ मैंने। उसको याद रखना, अपनी गार्जियंस को देखना, अपनी मम्मी-पापा को देखना, अपनी आस-पड़ोस को देखना, जो लोग करते, चाहत के लिए हो, पैशन के लिए हो, उनको देख के आप आसानी से मोटिवेट होके अपनी पढ़ाई में ईज़िली लौट पाओगे, जो भी काम कर रहे हो, उसमें आसानी से लौट पाओगे। तो इसीलिए जब डीप डाउन फील करना, फिर क्वेश्चन करना अपनी माइंड को, क्या ये रिलेवेंट टायर्डनेस है मेरे काम की वजह से? यदि हाँ, फिर लौट के आओ। मतलब आप इसी तरीके से अपना रिलैक्सेशंस करो, डिजिटलाइज़ेशन बिल्कुल नहीं बोलूँगा, करके फिर लौट के आओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद रख के लौट के आना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बोल दी है, बस बोल दिए, इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। मेरे वीडियोज़ में बहुत सारे लेयर्स यहाँ पे रहे होंगे, आगे-पीछे जाके उसको नोट कर लो, यदि हो सके तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपके साथ बात करने के आगे ये देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कलम वाइज़ स्टार्टिंग कैसा होगा, एंडिंग कैसा होगा, इस तरीके से यहाँ पे फिगर आउट करके रखता हूँ, ताकि आपके साथ बहुत सही तरीके से, ब्रीफली तो नहीं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। तो इसीलिए आपको ये करना बहुत बेहद ज़रूरी है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी फील्ड पे खड़े हो, ठीक है? आपको ये एक बार सोच के देखो ना, आज बोल रहा है कि शर्मा जी का बेटा है, उनका बेटा है, अब उनकी बेटी है। अब ऐसा होगा उस टाइम के बाद आफ्टर क्रैकिंग द एग्ज़ाम्स या फिर अपनी सक्सेस को जब आप मतलब सो कॉल्ड सक्सेस कुछ भी नहीं होता। बट चीज़ होती है कि मैं अपने लक्ष्य को मानता हूँ, उस लक्ष्य तक यदि पहुँच पाए, उसे आप सक्सेस मानते हो। नहीं पहुँच पाए, वो फेल्योर नहीं होता, वो आपका सीख होता है। ठीक है? ज़िंदगी में बहुत सारे कलर है, ग्रीन लाइट ग्रीन, येलो इसी तरीके से रेनबो का बहुत सारे कलर्स आएँगे, लेकिन हमेशा हम ये सोचते हैं कि वहाँ से कैसे ब्लैक बनाएँ, वहाँ से कैसे व्हाइट आए। व्हाइट का मतलब सक्सेस, ब्लैक का मतलब फेल्योर। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, कंपोजिशंस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आपको क्रिएटिविटी के साथ उस प्रोसेस को एन्जॉय करो। बस प्रोसेस को एन्जॉय करो ना, उसमें ही मज़ा है। यही तो पैशन है, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ भी नहीं, यही तो कंसिस्टेंसी है। एक बार आपको ये पैशन में परिवर्तित हो जाए ना, आप समझ जाओ ना अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी, तब ये चीज़ कोई भी चीज़ आपको अपनी पाथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कोई भी ये सारे न्यूमेरस स्ट्रेटेजीज़ आपने देखते हुए रहोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो गुड इनफ इज़ गुड इनफ। 2-3 स्ट्रेटेजीज़ देख लिए, उनसे काम लिया, इंप्लीमेंट किया, आगे बढ़ते हुए रहे। कोई तरीके से यदि मोटिवेशन मतलब मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, फिर देख लिया। उन सारे ब्रेक्स के अंदर में जो मेरा रूटीन यहाँ पे बताए होंगे, उस रूटीन को फ़ॉलो करो, डिसिप्लिन रहोगे और वो ब्रेक के अंदर में उसे यूटिलाइज़ करना। ठीक है?
तो इसी तरीके से अपनी माइंड को काम डाउन रखना है, फ़ोकस रहने, इसी तरीके से कर पाओगे और कंसिस्टेंसी तो ऐसे ही बना रहेगा। एक बार जुनून के साथ सोच के देखो ना, सलमान जी का बेटा नहीं, सलमान जी का पापा। कोई बोलेगा आपकी डैड को, अपनी मम्मी को, देखो इस मम्मी का बच्चा नहीं, बच्चे का मम्मी होगा, बच्चे का पापा होगा, उनके पेरेंट्स होंगे, कितने खुश होने की बात होंगे वो जो पल होगा, ठीक है? इसे एक बार सोचो और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे धीरे-धीरे गैदर करते हुए रहो उम्र के साथ चलते हुए रास्ते में, इसे अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मिले होंगे, शायद यदि मिलते हैं आपको, तो और कुछ बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को उठा के बात करने की, आपके सामने वो चीज़ों के ऊपर लाइट डालने के हम प्रयत्न करते, तो जो होता है कुछ होता है यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो यदि एस्पिरेंट्स हो, नहीं हो, कोई भी कंडीशन में हो ज़रूर से आपको गुंजाइश करूँगा कि यदि हो सके तो फ़ॉलो कर लिया करना, ठीक है? कम्युनिटी सेक्शंस को ज़रूर फ़ॉलो कर लिया करना। मैं ये इसके ऊपर और ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बताने वाला हूँ और सारा स्ट्रैटेजीज़ वगैरह 3 मंथ, 1 मंथ कैसे होंगे, क्या किस तरीके से करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। जो बोल दिया यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाए होंगे। मैं आशा रखता हूँ सब कुछ क्लैरिटी के साथ मिल चुके होंगे। यदि और कोई चीज़ों के ऊपर आप क्लैरिटी की ज़रूरत है, कमेंट ज़रूर से करनी है। मैं ज़रूर से प्रयत्न अवश्य करूँगा, प्रयत्न अवश्य करने वाला हूँ, ठीक है? तो इसीलिए अपनी तरक्की को देखना है। किस तरीके से देखोगे? थोड़ी अलग एंगल से देख लो ना, जिस तरीके से हमने बोल रहे हैं, थोड़ा कोशिश करो, यही सही है। जो गलत चीज़ें हम बोलते हैं ना, आपको प्रॉब्लम देखना है, नहीं, एक्शन के तौर पे देखो, इमोशंस को कंट्रोल करना। यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस का किस तरीके से अवॉइड कर सकोगे, एलिमिनेटिव डिस्ट्रैक्शंस फिर किस तरीके से रेगुलर रिविज़न करनी है, वगैरह सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। शायद वीडियो व्यूज़ नहीं आते, शायद ये चीज़ें एल्गोरिदम के साथ यूट्यूब्स के नहीं मिलते। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे क्वालिटीज़ नहीं होती, यहाँ पे बातें नहीं होती सही ढंग से। आप थोड़ा जाके देख लिया करना, आपको कुछ अलग मिलेगा, आपकी टाइम तो बर्बाद तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन करते हुए जाओगे। कुछ ना कुछ आपको पता होगा, लेकिन उसको एक बार रिकॉल भी कम से कम कर लिए होंगे, मेरे द्वारा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय सेल्फ। सो चलो आगे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको हर एक टॉपिक यदि ऐसा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा नीट के लिए, ठीक है? बायोलॉजी के सेक्शंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के जो चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे होते रहेगा और लाइफ आगे बढ़ते-बढ़ते जो भी पॉइंट पे मैं खड़ा होंगे, तो वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस मेरे को मतलब मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ वो राइट डाउन करने की कोशिश करूँगा। तो चलो कीप गोइंग वेल एंड कंसिस्टेंट इसी तरीके से रह पाओगे। अपने को काउंटर क्वेश्चन करना, ये ही इम्प्लीमेंटेशन है, ये ही इंटेलिजेंसी है। एक बार समझ जाओ ना, एक बार चलना स्टार्ट कर दो ना, जिस तरीके से बोला हूँ, कोई नहीं रोक सकता। ये जुनून है, ये जोश है। चाहे सर्दी आ जाए, चाहे तूफान बादल आ जाए, कोई किसी तरीके से आपको रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। खुद भी खुद को रोक नहीं सकोगे। तो प्लीज़ ये सारे पॉइंट को एक बार नोट डाउन करके, बड़ा वीडियो बन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये गुंजारिश करता हूँ कि थोड़ा आगे पीछे जाके इस वीडियो को, सारे पॉइंट को थोड़ा बहुत अपनी तरीके से नोट डाउन करके, हो सके तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट में यदि कर सकूँ आगे आने वाले दिन में, मैंने इसका भी एक पीडीएफ वगैरह कुछ इमेज आपके साथ शेयर कर चुका हूँगा, ठीक है? इस सेशन की। तो चलो आगे बढ़ते, कीप डूइंग वेल गाइस, कीप फॉलोइंग दिस वन इफ यू थिंक दैट इज वर्केबल एंड ये चीज़ आपके लिए काम में लगी है, तो ज़रूर से फॉलो करना। अपनी एफिशिएंसी को कभी नेगलेक्ट नहीं करनी है। सही तरीके से नींद लेना है, विश्राम करनी है, सही तरीके से अपने अंदर में एनर्जी को फुलफिल रख के आगे बढ़ना चाहिए होंगे, तो एफिशिएंसी के साथ आप खिलवाड़ नहीं करोगे। ये चीज़ हो गया और फिर आपको क्या करनी है कि हर एक वक़्त यदि आप ऐसे कुछ टायर्डनेस फ़ील करते हो, लौट के आपको वो चीज़ फुलफिल करना होगा, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करनी होगी। छोटी-छोटी गोल, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरे को अभी इस जो छोटी अचीवमेंट है 2 हफ्ते, इस दिन का अचीवमेंट, डे बाय डे का अचीवमेंट, 1 हफ्ते के अचीवमेंट, मैं छोटी-छोटी प्लान आउट करके उसे फुलफिल कर, क्योंकि आपको तो बड़ा गोल तो पता ही है। हाँ? वो चढ़ते जो पहाड़ है, जो पर्वत है, उनमें चढ़ने के टाइम पे आपको धीमे-धीमे स्टेप आगे बढ़ते हुए जाना चाहिए सिचुएशन के साथ, ठीक है? आपका लेवल इंक्रीज़ इसी तरीके से होगा। छोटी-छोटी गोल के ऊपर फोकस रहो, तो आराम से आप कंटिन्यू कर पाओगे, कंसिस्टेंट रह पाओगे। बहुत बड़ा कुछ सोच लिया नहीं, सपने भिखारी की तरह नहीं देखना चाहिए, ठीक है? और फिर भी वो सपने को हकीकत में परिवर्तन करने के लिए छोटी-छोटी ये जो डीएक्स होने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट होके बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कीप डूइंग इट, प्लीज़। एंगेजमेंट, पैशन जनरेट करना, लव टू योर वर्क एंड अपना ड्यूटीज़, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखते हुए आगे बढ़ते चलो। कॉन्सिस्टेंट क्यों नहीं रह पाओगे? ज़रूर रह पाओगे, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है? सिचुएशंस के तरह लो, प्रॉब्लम सब हटा दो, कुछ नहीं होगा। आराम से सब कुछ कंसिस्टेंट रहने वाले हैं और अपना पर्सनैलिटी, अपनी एटीट्यूड को बिल्ड करो। बस, मिलते हैं आगे।